आएगा तो तुमको छुइए मत वैसे डायरेक्ट नहीं उसे छोड़ी देखिए कैसे ना हो ठीक है। देखिए हम बात कर रहे थे अच्छा 10 का जो आपका चैप्टर है प्रकाश लाइट जिसको कहते हैं। देखिए हर साल प्रकाश से आपको क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात है इस चैप्टर में क्या क्या मसला है, इस चैप्टर से क्या क्या आएगा, ये सारी बात आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। देखिए चैप्टर का नाम है प्रकाश लाइट। आखिर लाइट है तो आखिर कैसे या किस तरह से किसी वस्तु को दिखाता है, प्रकाश के बारे में हमको जानना पड़ेगा। फिर प्रकाश की अगर क्या क्या प्रकृति होती है, प्रकाश किस तरह से चलता है, प्रकाश जो है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन करता है, प्रकाश से संबंधित हम परिभाषाओं को देखेंगे। यानी प्रकाश में परावर्तन का जो नियम होता है उसको जानेंगे, प्रकाश परावर्तन कैसे करता है और किन दो नियमों पर आधारित है। जब हम प्रकाश पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे आगे की अगर मैं बात करूँगा तो प्रकाश के बाद से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में मैं बात करूँगा तो दर्पण आपको देखने को मिलेगा कि दर्पण आपको देखा जाए तो दो तरीके का दर्पण आपको होगा। लेकिन ये दो तरीकों का दर्पण आप कहाँ से बनाएंगे। अगर कोई कांच का खोखला गोला होगा उसको क्या करेंगे, आप काट देंगे। तो काटने के बाद आप जब से लेंगे, जैसे मान लीजिए गोली एक देखे हैं बचपन में जो लोग गोली खेलते हैं, अगर वो पूरा गोल हो उसको कहीं से काट देते हैं तो चमकने लगता है। तो ऐसे ही एक गोला होगा जिसको काटा जाएगा, आप काटने के बाद से एक पार्ट निकलेगा, उसी पार्ट पर क्या करेंगे, एक भाग को ऐसे छोड़ दिया जाएगा और एक भाग पर क्या करेंगे, किसी से पेंट कर दिया जाएगा। पेंट करने के बाद क्या होता है, एक तल जो होता है परावर्तक तल हो जाता है और एक तल आपका पेंट कर दिया जाता है। ऐसे ही दो भाग दो तरीके के होंगे। दो दर्पणों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसलिए दर्पण आपको दो प्रकार के इसमें पढ़ने के मिलेगा, एक अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण। अब जब अवतल दर्पण आपको मिलेगा तो अवतल दर्पण से यानी गोली दर्पण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाओं देखने को मिलेंगी। ये गोली दर्पण से परिभाषाएं क्या क्या होंगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर जो कलई किया गया होता है तो दर्पण का द्वारा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर पोल क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पोल कहते हैं और हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, जैसे ही हम ध्रुव आपको बता देंगे वैसे ध्रुव के बाद हम कहेंगे कि आखिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बारे में हम जब बता लेंगे तो आपको मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस में अलग होता है, मुख्य फोकस जो होता है वो अलग बात होती है और फोकस दूरी जो की अलग बात है। जैसे वक्रता केंद्र अलग की बात है और वक्रता त्रिज्या अलग बात है। जैसे मुख्य फोकस अलग बात है, वैसे फोकस दूरी अलग बात है। वक्रता केंद्र अलग चीज है और वक्रता दूरी जो है कि अलग चीज है। ये सारे पॉइंट के सारे बारे में एक ही करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर आप गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को देख लेंगे, गोली दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाओं को आप जान लेंगे तो आप जान जाएंगे कि भैया कौन सा क्या क्या किस भाग का क्या क्या है। दर्पण दो प्रकार का होगा, या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा और आपके आंखों पे भी एक लेंस लगा होगा जो आगे के चैप्टर लेंस में हम बताएंगे कि आपकी आंख भी एक लेंस की भांति है, बनावट लेंस की भांति है। तो आगे आपका चैप्टर मानव मित्र आएगा तो उसमें लेंस आएगा, आगे चैप्टर सूक्ष्मदर्शी आएगा, आगे चैप्टर दूरदर्शी आएगा, आखिर टेलीस्कोप आएगा। ये दूरदर्शी करेंगे क्या, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, आप चंद्रमा पर लैंड कर गया तो आखिर कैसे जान गए वो लोग, कैसे देख लिए वो लोग, इतनी दूर वस्तु को कैसे देख लिए लोग। तो कुछ ये सारा सब कुछ जो संभव हो रहा है फिजिक्स के तौर पर, फिजिक्स की देन। कुछ जरूर नहीं कि चंद्रमा पर जाने वाला, चंद्रयान को बनाने वाला ही जा सकता है। आप भी अभी से सोचना कि हमें चंद्रयान पे और कुछ भेजना है, हमें चंद्रयान के लिए काम करना है, तो आपके दिमाग में कुछ सारी शक्तियाँ एनर्जी डेवलप है, आप उसको कर रहे हैं। साइंस जो जिस बंदे ने चंद्रयान 3 भेजा ऐसे उनकी भी क्लास लगा करती थी, ऐसे वो लोग भी पढ़ते थे और क्या किया था, वो चंद्रयान के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हो गए। तो कैसे जानेंगे आप, ये जब तक एक एक पॉइंट को आप समझेंगे नहीं कि क्या चीज़ होता है वैसे कुछ नहीं करता है। तो एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे और आने वाले भविष्य में अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए,
इंजीनियर बनना चाहते हैं फेल हुए। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये भुलवाने वाली बात नहीं है, ये प्रलोभन देने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हमने बहुत सारे इंजीनियर को बनाया है, हमने बहुत सारे इंजीनियर को, बहुत सारे पायलट को, हाँ, बहुत सारे पुलिस दरोगाओं में सिलेक्शन लिए हैं। तो आप निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाएंगे, वैज्ञानिक बन पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए आपको कुछ भूलना है। इससे रात को अगर आप कहीं किसी के बारे में आप सोच लेते हैं तो उस सपने में आने लगता है। ऐसे जैसी पढ़ाई के बारे में, जैसे वैज्ञानिक के बारे में आप सोचने लगेंगे तो उस सपने में आकर के वो दिखने लगेगा। तो आप जैसे डाइवर्ट करेंगे अपने माइंड को, उस तरह से आपका विकास होने लगेगा। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिस लाइट के बारे में, जिस प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। लेकिन प्रकाश यद्यप स्वयं नहीं दिखता, लेकिन यह क्या करता है, वस्तु को दिखाता है। निर्वात में हमने बात किया था, जहाँ पर कोई वात न हो, जहाँ पर कोई माध्यम न हो, उसी अवस्था को निर्वात करते हैं। उसमें प्रकाश की गति कुछ अलग होती है, हवा में कुछ अलग गति होती है, पानी में कुछ अलग गति होती है। हर जगह पर हर प्रकाश की गति अलग होती है। आपका यहाँ पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, घर में पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, विद्यालय में पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, और हर जगह पर हर एक माहौल में आपका सिचुएशन, आपका पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। इसलिए प्रकाश को हर एक माध्यम में, अलग अलग माध्यम में उसकी चाल अलग अलग है। आगे हम देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश कैसे परावर्तित करती है, कैसे मुड़ जाती है, कैसे घूम जाती है, कैसे मुड़ जाती है। आप अगर देखो, जैसे ही ये शटर बंद कर दिए तो आप ऑटोमेटिक मुड़ के उस रास्ते से चले। इधर से बंद नहीं होता तो आप इधर से नहीं आते, इधर से बंद होता तो आप इधर से आते। कहीं न कहीं कोई माध्यम था, खुला हुआ था तो आप आए। कहा जाता कि अगर हर दरवाजे बंद होते, भौतिक दरवाजा भगवान खाली कर देते हैं, खोल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये देखना चाहेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, आइंस्टीन के बारे में सुना होगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण आपकी कक्षा 10 में ही है, E बराबर mc²। E क्या है? E आपका एनर्जी है, m आपका द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है। जैसा कि आपने जाना, हमने कहा था, अगर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, या आपको, या कोई इस पृथ्वी का कोई वस्तु हो, अगर उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के चाल से अगर मिल दिया जाए तो वो पलायन हो जाएगी, वो पलायित हो जाएगी, कभी दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी, बशर्ते उसकी चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। ये E बराबर mc² है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, अगर कोई वस्तु हो, अगर कुछ भी हो, भार हो, तो उसमें मास होता है। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वो होता है कि जिसमें कुछ भार होता है, अस्थानिक। ये रूप खाली था, आप कहीं से आके बैठ गए तो उतना जगह तो ले लिए, उतना जगह ले लिए, इतना एरिया में बैठ गए हैं, उतने एरिया में तो कोई बैठ पाएगा नहीं। आपका जितना बड़ा एरिया है, आप उतना एरिया छिका के बैठ गए। चंद्रयान 3 पर जो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा में जा रहा है, तो कभी भारत ने चंद्रयान को 3 को भेजा, कभी मान लो रूस भेज दें, कभी जापान भेज दें, कभी अन्य देश भेज दें। तो जब भेजेंगे तो सब अपना अपना एरिया छिपाएंगे। हाँ, हमारा सैटेलाइट, हमारा बनाया हुआ यंत्र जहाँ तक ले खोज कर लेगा, वो सब हमारा हो जाएगा, हमारी दुनिया हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा राज पता चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा। तो अगर कोई बैठा है तो वो जगह घेर रहा है, वो स्थान घेर रहा है, तो जो स्थान घेरता है उसमें द्रव्यमान होता है। तो कहीं कहीं अगर ये बात कर रही है इसमें द्रव्यमान है, क्योंकि कहीं रख देंगे तो ये स्थान घेरेगा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबको पता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात हमें भी पता, ये बात आप भी पता। तो अगर ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, अगर हम इस प्रकाश की चाल को किलोमीटर की मैं बात करूँ तो 3×10⁸ था, लेकिन हमने बताया था आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड के चाल से आप जो है कि प्रकाश चलता है। प्रकाश अगर कोई पूछ दे कितने चाल से चलता है, तो 2 तरीका है आपको बस बताने। पहला तरीका आप बता सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के मीटर पर सेकंड की। दूसरा व्यवस्था आपके पास बताने का है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मैंने महसूस कराया था कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल रहा है।
ऐसे ही 1 सेकंड में 1 सेकंड का 60 गुना कहेंगे तो 1 मिनट में जो कि सूची कितना हो जाएगा। अगर 1 सेकंड में 3 लाख, फिर 1 सेकंड में 3 लाख, ऐसे 60 बार जाएगा तो कितना दूर जाएगा, 1 मिनट में कितना दूर जाएगा ये महसूस आपको मैंने कराया। 2 मिनट में कितना दूर जाएगा मैंने ये महसूस कराया था। 3 मिनट में कितना दूर जाएगा, 4 मिनट में कितना दूर जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 मिनट 18 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है। जरा सोच के देख लो कि कितना दूर पर हमारा सूर्य। अगर और जानना चाहते हो तो सूर्य से भी ऊपर चंद्रमा, चांद तो छोड़ दीजिए, ऊपर स्टार बसे हुए हैं और उस स्टार का प्रकाश इसी गति से 3 लाख किलोमीटर सेकंड के चाल से जब चलता है तो वहाँ स्टार से इस पृथ्वी तक प्रकाश आने के लिए वर्ष लगते हैं, कई तो कई वर्ष लग जाते हैं। अब कई ऐसे हैं जो अभी तक ले प्रकाश आया ही नहीं है। सोच सकते हो कि इस अनंत में, इस शून्य अनंत में, इस व्योम अनंत में, इस अनंत आकाश में ऐसे कितने कितने स्टार हैं, ऐसे कितने कितने ग्रह हैं, ऐसे कितने कितने उपग्रह हैं जिनका इस चाल की प्रकाश आने में वर्षों लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं। अगर परीक्षा में आएगा कि बताइए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं तो कह देना प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम 1 प्रकाश। अगर प्रकाश वर्ष की परिभाषा हम पूछेंगे तो आप प्रकाश वर्ष की परिभाषा कहेंगे कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष। विद्यार्थी कक्षा 10 में पास होगा उसकी परिभाषा क्या होगा, कह देना एक विद्यार्थी लगातार साल भर 12 महीना पढ़ेगा तो जितना समय लगाया है पढ़ के उस रिजल्ट को पाने में उसकी वही रिजल्ट की परिभाषा। यानी आपकी भी रिजल्ट की परिभाषा बनने वाली है, अच्छा बनेगी ये बुरा बनेगी, आप सही माध्यम से प्रगति करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। रिजल्ट की परिभाषा कहेंगे तो अरे बहुत अच्छा नंबर पाया। आपका रिजल्ट की परिभाषा गलत हो जाएगा जब एक ही माध्यम से जब प्रकाश जब बताइए हमेशा हर सेकेंड जब वो ये इस तरह से चल सकता है 3 लाख किलोमीटर घंटे के हिसाब से सालों साल लग जाते हैं पृथ्वी तक आने में। तो सोचिए अगर आप साल भर पढ़ते हैं, अगर लगातार नहीं पढ़ेंगे तो आप पहुँच कहाँ पाएंगे, आप पढ़ा जा कहाँ पाएंगे, आपकी मंजिल कहाँ होगी और उस रास्ते में हो जाएगी। इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर प्रकाश जो 8 मिनट 18 सेकंड लग रहा है अगर वो रास्ते में कहीं रुक जाता है, आप जैसे आप एक दिन पढ़ते हैं तो 4 दिन सोते हैं, तो अगर प्रकाश कहीं रास्ते में रुक जाता तो पता चलता कि यहाँ पर अंधेरी रात होती, काली रात होती। अब बिल्कुल जैसे आप लापरवाह है वैसे सूर्य अगर लापरवाह से लापरवाह हो जाता तो कोई काम न दिन जान पाते रात जाता। तो कहने के मतलब हम प्रकाश के बारे में बता दिए थे, प्रकाश की हमने परिभाषा दे दिया था। प्रकाश की परिभाषा जब हमने दिया था तो मैंने कहा था कि माना यमन और यमन एक समतल दर्पण है। उसके बाद उसमें एक आपतित किरण ए भी आ रहा था, चाहे ओ आ रहा था, आपतित हो रहा था और जिस बिंदु पर जाकर टकराता था उसको हम आपतन बिंदु भी कहते थे या आपतन बिंदु जो रहेगा उसको कहते थे। और टकराने के पश्चात उस आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात अर्थात किसी निश्चित दिशा में चला जाता है। जिस कोण पर आया है उसी कोण पर चला गया, इस कोण पर आपतित हुआ उसी कोण पर परावर्तित हुआ। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा एकदम बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन बीच में जब लंब पड़ जाता है, बीच में कोई लंब हो जाता है तो लंब और आपतित किरण के बीच में इसको हम कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा बना कि माना यम1 यम2 एक समतल दर्पण है। जैसे मान लीजिए अगर छोटा सा परिभाषा बनाना, छोटा सा परिभाषा आपको बनाना तो कह देंगे यम1 और यम2 एक समतल दर्पण है। हमने क्या किया, यन ए यन डैश एक अभिलंब खींच दिया, बी मान लीजिए यन बी यन डैश अभिलंब खींच। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और इस दिशा में जा रही है, इस बिंदु को ए मानना, इस बिंदु को बी मानना, इसको सी मानना, तो ए भी आपतित किरण हो जाएगा, बी सी परावर्तित किरण हो जाएगा
मैं अभी बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ चैप्टर का। तो एक एक टॉपिक हमको समझाना ही है, लेकिन क्या क्या होता है उस चैप्टर के बारे में बताना होता है। ये अविलंब होता है। अब मैंने कहा कि ये आपकी किरण है, मैंने कहा कि ये अविलंब है, मैंने कहा कि कुछ कोण बनेगा, और जितना यहाँ कोण बनता है उतना कोण यहाँ बनता है। जिस प्रकार से आपकी किरण आती है उसी प्रकार से परावर्तित किरण जाती है। जिस प्रकार से पढ़ोगे उस प्रकार से रिजल्ट आएगा, जिस प्रकार से आओगे उसी प्रकार का आकर्षण। जैसा चलोगे वैसा आओगे, जैसा पढ़ोगे वैसा ही नंबर पाओगे, जैसा सोओगे वैसा जागोगे, जैसे रहोगे वैसे विचार होगा, जैसे चलोगे वैसे चलना सीखोगे। कहीं कुछ छिपा नहीं है। टेढ़ चलोगे तो लोग टेढ़ा कहेंगे, सीधा चलोगे तो सीधा कहेंगे। आपतित में आओगे तो प्रावर्तित में जाना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष जब मान लो प्रकाश की किरण की मैं बात करूं तो ये अगर ये व्हाइट बोर्ड अगर पॉलिशदार है, थोड़ा सा पॉलिश जैसा लग रहा है, चिकना है, तो जब जैसे इस पर जब डालेंगे इसका अधिकांश भाग रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अधिकांश भाग परावर्तित हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर जब गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग कहता है कि नहीं भैया हम टकरा गए, लेकिन तुम्हारे को नहीं जाना है, मुझे अपने जिस दिशा से आए थे उस दिशा में चले जाना है। तो अधिकांश भाग जहाँ से आया था उसी दिशा में चला गया। जब अधिकांश भाग जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला तो हम कहेंगे अधिकांश भाग वापस लौट गया। और आप वापस जब लौट गया, अधिकांश भाग तुरंत वापस लौट गया, तो वापस लौटने की ही इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई पूछेगा बताओ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो कह दें सिंपल सी बात। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। सब नहीं आता है, अधिकांश भाग जहाँ से आया था वहीं चला गया। अधिकांश भाग जब वापस लौट जाता है तो वापस लौटने की ही इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सवाल उत्पन्न होगा, आपका बोर्ड क्वेश्चन बनाएगा कि बताओ परावर्तन के कितने नियम। परावर्तन के कहना दो नियम होते हैं। सिंपल सी बात है कि आपतित किरण, बहुत अच्छा वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, पहला क्लास है इंट्रोडक्शन का क्लास। एक एक वीडियो को एक एक बात को हम समझाएंगे। अभी तो 2 दिन से स्टार्ट हुआ है। पहला दिन उसी तरह चला गया है, दूसरा दिन भी उसी तरह से गया है, तीसरा दिन में ऐसा न हो पाए तो कम टाइम से होगा। ठीक है। अब जरा देखिए, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है आपतन। सही बात है, कलईजा किया गया है, एक ही ओर सब लोग हैं। एक ही ओर होने के मतलब हम कह देंगे तीनों एक ही तल पर स्थित। परावर्तन का अगर पहला नियम कोई पूछेगा तो कह देना आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा विलंब तीनों एक ही तल में। दूसरी बात आपसे कोई पूछेगा तो मैंने कहा जिस ओर से आओगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिस कोण पर आओगे उसी कोण पर जाओगे, जैसा पढ़ोगे रिजल्ट पाओगे, इनपुट आएगा आउटपुट प्राप्त होगा। तो कहीं न कहीं इनपुट के बाद आउटपुट प्राप्त होता ही है। अब जरा देखो, इसका मतलब जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण है। इस आपतित किरण और अवलंब के बीच में जिस कोण का नाम दिया गया आपतन कोण, और इस अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण दिया गया नाम उसको हम कहेंगे परावर्तन। ये हो गया परावर्तन। तो ये हो गया संबंधित परिभाषा, मतलब प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश का क्या परिभाषाएं हैं, कैसे परावर्तन से परिभाषाएं हैं। ये परावर्तन से संबंधित क्या थी, परिभाषाएं हैं। तो अब अगर आगे हम बात करें, कुछ मिटाने उठाने वाला तो व्यवस्था हम नहीं रखे हैं, दे दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा बात है। अब मैं इसको मिटा दिया हूँ। तो प्रकाश के बारे में हमने बात किया, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमने परिभाषाओं को देख लिया। अब क्या होगा, अगली कंडीशन की जो मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम समझाने की मैं बात करूँगा। तो अगर मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई बात नहीं है,
जितने लोग वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा क्लास है, थोड़ा सा माहौल है, थोड़ा सा इधर ऊपर आता है, आप लोग वीडियो बने रहें तो कोई ऐसा है। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझने का प्रयास करें। हमने कुछ पढ़ा नहीं रहा है, पहला दिन इंट्रोडक्शन है, एक एक वीडियो बहुत अच्छे से बना के डालेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड में जितने लोग बैठने वाले होंगे अगर इस वीडियो की बात करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि यह कई सालों का एक्सपीरियंस जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं कक्षा 10 को उठाया हूँ, मैं हाथ को जकड़ दिया था, क्योंकि हायर लेवल का कक्षा 12 का और तैयारी वालों का मैं पढ़ा रहा था। एक बार मौका मुझे मिला है कक्षा 10 को पढ़ाने का और वीडियो बनाने का, तो आप वीडियो बने रहें और सहयोग मेरा करें, टाइम से आप लोग आते रहें और मेरा देखने का प्रयास करें। अगर मैं बात करूं यहाँ से नई टॉपिक है, मतलब यहाँ से न्यू टॉपिक है, सभी लोग लिए टॉपिक है, जरा समझने का प्रयास करेंगे कि पॉइंट को। मेरा अक्षर छोटा होगा तो क्या होगा, मेरा दिखावट अच्छा नहीं दिखेगा तो क्या होगा, लेकिन आप मेरी आवाज़ को अगर सुन लीजिए तो सारी बात को समझ जाएंगे। जरा देखने का प्रयास है। इसे मान लीजिए अगर कोई ये गोली दर्पण, सही बात है, गोल है तो गोला ही तो, अगर गोल है तो गोला होगा। अगर कोई गोला होगा, चाहे छोटा गोला हो, चाहे बड़ा गोला हो, चाहे कितना ही बड़ा गोला हो, हर गोले का कोई न कोई सेंटर होता है, कोई न कोई केंद्र होता है, कोई न कोई बीचा पूरी होता है, कोई मतलब बीच होता है, कोई बीच का भाग होता है। जैसे इसका सेंटर तो यहाँ हो, इस गोले का केंद्र यहाँ हो, इस छोटे वाले गोले का केंद्र यहाँ हो, इस बड़े वाले गोले का केंद्र यहाँ हो। हर गोले का कोई न कोई केंद्र, हर गोले का कोई न कोई केंद्र होता है। अगर किसी छोटे गोले से, अगर किसी बड़े गोले से कुछ काट लिया जाए, मान लीजिए काटना हमारी किसी के मन में आए यहीं से काट लिया, किसी को मन में इस वाले गोले से काटेंगे, किसी के मन में इस गोले से काटेंगे, किसी के मन में इस गोले से काटेंगे, कहीं से भी आपका छोटा गोला नहीं, बड़ा गोला नहीं। जैसे ही काट के अलग करोगे, सच यही है, ऐसे बड़ा है तो बड़ा दिख जाएगा, ये छोटा है तो छोटा दिख जाएगा, ये छोटा है तो इतना बड़ा दिख जाएगा, और ये छोटा है तो छोटा सा दिख जाएगा, ये इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिख जाएगा। और ये रेखा कहाँ गया, भाई कटनवारी बढ़ जाएगा तो रेखा कैसे बोना पता है ना, और पीने की है यही पर ही आ जाएगा, वो तो कट के चला गया, वो नहीं रहेगा। इसका मतलब ऐसे कटनवारी हो जाएगा। जैसे आप हम लोग 6-7 आदमी पढ़ते थे तो वालीबाल हुआ था, कभी कभी खेलते खेलते फूट जाता था, तो उसकी कटनवारी को काटते थे तो कट में दिखते थे चटनी से ऐसे कटा हुआ था, ऐसे कटा हुआ था, ठीक है, ऐसे कटा हुआ रहता था। मान लीजिए ये शीशे का है, कांच का है, कांच का एक खोखले गोला है, इसका कोई एक कटा हुआ हम भाग लेना या काट के ही लेना या कटाया लेना, लेकिन कहीं कहीं हम कांच के एक खोखले गोले का हम कटा वाला भाग लेते हैं। अगर कांच के खोखले के कटा हुआ भाग हम ले लिए, और भाग लेने के बाद उसके एक भाग पर अगर हम क्या करें, इस पानी की क्या करें, कलई चढ़ा दें, एक भाग पर कलई चढ़ा दें। कलई का मतलब क्या होता है, पेंट कर दिया। पेंट का मतलब क्या होता है, जैसे घर को पेंट किया जाता है, जैसे पेंट कुर्सी हुआ, मेज हुआ, पेंट समझ रहे हैं सब लोग, घर की पेंट कलर तो समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे ही शीशे पर भी कोई शीशा वाला पेंट, जैसे अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सुबह बगैर आईना, बगैर समतल दर्पण देखिए, आप विद्यालय नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, या कहीं रिलेशन में नहीं जाएंगे, या शादी विवाह फंक्शन में नहीं जाएंगे, आप बगैर शीशे से नहीं। तो पीछे अगर शीशे के भाग पार्ट को देखा जाए तो पीछे वाला पर जरा देखना, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल टाइप का होता है, तो पारे की कलई किया जाता है, या चाहे लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट किया जाता है, तभी आपका चेहरा दिखता है। अगर उसको पीछे से खिड़कोच को छोड़ा दीजिए तो आपका चेहरा आर पार हो जाएगा, आप दिख नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही एक कांच का खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है, तो मैं कोई साथ इसमें से कटा हुआ भाग को ले ले रहा हूँ, कोई सा इसमें कटा हुआ भाग को ले लीजिए, ठीक। तो लेने के बाद जो है कोई भी यहाँ कटा हुआ भाग को ले लिया, लोग मैं थोड़ा सा आपको मिटा करके अच्छे से समझाने का काम कर जा सकते हैं, ठीक है। आज ये लेक्चर है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जब काट दिया गया है तो काटने के बाद यहाँ M1 और M2 एक जो है कि एक दर्पण है, इस दर्पण के बारे में बताएंगे। और देखिए
अगर ऐसे है, अंदर से कलई कर दिया गया है, ऊपर छोड़ दिया गया है, और एक होता है ऊपर से कलई कर दिया जाएगा, अंदर छोड़ दिया जाएगा। इसको देख के बताइए, अंदर छोड़ा गया है, ऊपर छोड़ा गया, अंदर छोड़ा गया है, अंदर जो छोड़ा गया है ऊपर से कलई किया गया है, मतलब कह देंगे भरा भाग पर कलई किया गया है, कह देंगे उठा हुआ भाग पर कलई किया गया है, कह देंगे कि जो दबा हुआ भाग है वो तो छोड़ दिया गया है, कह देंगे जो दबा हुआ भाग है वो दबा हुआ भाग छोड़ा नहीं गया है, वो एक्चुअल में वो परावर्तक तल है। अच्छा, कहाँ परावर्तक तल हो गया भाई? सिंपल सी बात है, अगर उठे हुए भाग, अगर उभरे हुए भाग को अगर आप उसको पारे से कलई कर देंगे तो दबा हुआ भाग से तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जैसे ही लाइट जलाएंगे तो उसके दबे हुए भाग से क्या होगा? परावर्तन होने लगेगा, उसके दबे हुए भाग से प्रकाश वापस लौटने लगेगा। अर्थात कह सकते हो कि माना कि यमन और यमकू एक क्या है? अवतल दर्पण। अच्छा, दर्पण क्या होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है, तो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबा हुआ भाग से होता है, गड्ढा से होता है, खाल से होता है, ऊंचे से नहीं होता है। अर्थात अगर मैं बात कर दूं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अंदर से क्या करो? पेंट कर दो, आप बाहर से परावर्तन कर दो। अब मान लो अंदर से पेंट कर दिए, जैसे मेरे हाथ में देखो अब मेहंदी लगा हुआ है, ठीक है, तो नीचे क्या है? वो नीचे क्या हुआ? कलई हो गया। क्या हुआ? कलई हो गया। अब कलई हो गया अंदर से, तो बाहर से प्रकाश डालेंगे तो निश्चित से उसे परावर्तन होगा, निश्चित रूप से फैलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? उसको कहीं अब कंडीशन क्या है, जरा ध्यान समझना। ये गोला था, गोले के केंद्र जो होता है उसको सी से दिखाते हैं। मैं आपसे बात बताया, गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? सी से दिखाते हैं। आप गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, एक बात को ध्यान दीजिएगा, गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब जरा देखिए, यमन और यमकू को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ध्यान सुनना है, फिजिक्स कभी रटेंगे नहीं और फिजिक्स को हम कभी रटवाएंगे नहीं। फिजिक्स को सिर्फ समझना है। क्या समझना है? गोला है, गोले के केंद्र को हम कहते हैं। अब जरा देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के पूरा पेंट किया गया, इसके बीचों बीच मैं बात, अगर यहाँ से काट दिया, मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक इसका बीचों बीच भाग कहाँ होगा, तो कहेंगे आप यही तो होगा, यही बीचों बीच में होगा। तो अब देखो, उस बीच को बताने का कितना तरीका है, उस बीच वाले पॉइंट को बताने का कई तरीका है। कैसे बताओ? बीचों बीच में देखो, कैसे बताओ? कहोगे अच्छा, इस बीच को हम कहते हैं पी। अच्छा, इस बीच को पी क्या कहते हैं? अच्छा, इसको कहते हैं पोल। अच्छा, पोल क्या होता है? ध्रुव। पी ध्रुव पोल, अर्थात जो बीचों बीच को कहते हैं वो क्या होता है? पोल होता है, अर्थात ध्रुव होता है। अच्छा, क्या है ये बीचों बीच? उस बीच के बारे में कहना होगा तो क्या क्या कहेंगे? कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक प्रकाश डाला जाए तब परावर्तक तल होगा। तो कह देना सिंपल सा, एक लाइन में जवाब देना पी के बारे में। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पी कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। जो मन में वो कहते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अच्छा, परावर्तक तल कौन होता है? जहां से कलई किया गया उसके पहले वाला, ये सब क्या करेगा? परावर्तक कह देगा। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं। ये बताओ, एक बताने का तरीका ये हो गया। एक बताने का दूसरा तरीका क्या है? उस पी के बारे में क्या क्या बातें हैं, उस पी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये चंद्रयान 3 के बारे में क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं, कैसे बड़ा पहुंचा दिया, कैसे लैंड करा दिया, और उसका तो फेल हो गया, तो तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की बातें इस पी के बारे में चल रही हैं। कोई कह रहा है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पी कहते हैं, तो कोई कह रहा है कि कलाई किए हुए भाग के मध्य बिंदु को पी कहते हैं। वो भी गलत नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कलाई किए हुए मध्य बिंदु को, कलाई किए गए भाग के मध्य बिंदु को पी कहते हैं।
एक कह रहा है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम पी कहते हैं, कलई किए गए या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। एक तीसरा बंदा कह रहा है, वो भी गलत नहीं कहेगा, तीसरा बंदा कह रहा है कि यम1 और यम2 अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को पी कहते हैं। तीनों लोगों का बात है, यानी अवतल दर्पण यम1 और यम2 के यम1 यम2 अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसकी बात सही है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पी कहते हैं, सही है। हाँ, परावर्तक तल या जो जितना कलई किया गया भाग है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो इस अगर ध्रुव के बारे में कोई बात करेगा तो क्या आप बताएंगे, कह देंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को भी क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो आप कह देंगे कि भाई अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि बताइए वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, पहला कंडीशन वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा यही होगा, आप बता दीजिएगा कि गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको लगता है कि वक्रता केंद्र के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अर्थात गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको स्मरण हो गया, एक पॉइंट तो आप जान गए। और दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। एक बात अगर ध्रुव के बारे में कोई बात करेगा कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे बड़ी सिंपल बात में कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या कलई किए हुए भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव के बारे में तीनों बात सही है, जो अच्छा लगा कह दीजिएगा। यानी हम एक बात कह दिए वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में आपको लिखना है। दूसरा हमने बात कर दिया आपको ध्रुव के बारे में, ध्रुव के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, एक बात मैं बता दूं, ये जो कटनवारी कटा हुआ है, कटा हुआ है, इसके मध्य बिंदु को हमने अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हमने किया कहा ध्रुव। कुछ लोग को नहीं जा रहे होंगे, कुछ लोग दूसरी दुनिया में जा रहे होंगे, जगे रहें, इसलिए तो बने रहें और हतोत्साहित न हो, समझाने का मेरा काम है, मुस्कुराते भी रहें। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। अच्छा से अगर आप जानते तो पढ़ते काहे को, इसका मतलब आप नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको जला दिया। इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और थोड़ा देखिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिला दिया जाएगा, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है रूस के प्रधानमंत्री से क्या किए, दोनों प्रधानमंत्री मिले, तो ये भी अपने आप का प्रधानमंत्री है, ये भी अपने आप प्रधानमंत्री है। जब दोनों मिले तो दोनों आगे बढ़े, दोनों आगे बढ़े, और दोनों ने अपना मिसाल कायम किया कि भैया हम चंद्रमा भेजेंगे। अरे देखो पृथ्वी के कक्षा के बाहर जा रहा नहीं जा रहा, पृथ्वी के काम, मतलब जो ध्रुव से वक्रता के, ध्रुव से वक्रता के जो विज्ञान ने देखा है उसको कह दिया गया, क्या कह दिया गया। आज के बाद कोई पूछेगा मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को यानी मुख्य अक्ष के बारे में भी लिखना है। आप मुख्य अक्ष के बारे में भी लिख लेंगे, मुख्य अक्ष के बारे में, अच्छा वक्रता के बारे में लिखेंगे। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसी चीज के ध्रुव क्या होगा, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और लिख सकते हैं जो लिखना होगा, जो आपको बताया। अच्छा मुख्य अक्ष को क्या कहेंगे, कहेंगे
ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख अक्ष कहेंगे। तो मुख अक्ष के बारे में नोट है। एक बात समझो, कहीं ना कहीं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो कांच का गोले का जो टुकड़ा भाग होता है, या जो अवतल दर्पण का जो निर्माण हुआ होता है, एक सबसे इसकी खास बात क्या है? मान आप ही ने कहा गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र करना, ये बात हम नहीं मानते हैं, ये बात है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जब सीधा मिला देंगे, इसका नाम मुख्य अक्ष पड़ जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात नहीं। ये तो वक्रता केंद्र है, ये तो ध्रुव है, लेकिन ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, इसको हम मुख्य अक्ष के नाम से। अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, हम लेके जा रहे हैं इधर से, कौन क्या लेके जा रहे हैं? आप तो लाइन क्या लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं, लेके जाना आसान नहीं है। ये इसका नाम है मुख्य अक्ष, और लेके जा रहा है तो तुरंत ही मुख्य अक्ष कहेगा, तू जो भी लेके जा रहा है ना, मेरे जैसा ही लेके जा रहा है। ये मुख्य अक्ष क्या बोलेगा? तू मेरे जैसा लेके जा रहा है, मेरे समांतर लेके जा रहा है, अर्थात तुम समांतर लेके किरण गए हो, किरण लेके जाओ, रेखा लेके जाओ, जो भी लेके जा रहे हो, तो मेरे समांतर तो ही लेके जा रहे हो। अच्छा, नीचे से कोई लेके जा रहा होगा तो फिर बोलेगा ये मुख्य अक्ष बोलेगा, सुन लो तुम तो मेरे जैसे ही लेके जा रहे हो, मेरे समांतर लेके जा रहे हो। जैसे एक क्लास में दोनों तेज जाते हैं, बताइए तुम तो मेरे जैसे हो यार, तुम तो मेरे समांतर हो यार, तुम तो मेरे बराबर हो यार, तो तुम तो मेरे बराबर हो यार, तुम तो मेरे समांतर हो यार, जो भी जाएगा। अब ये गड़बड़ हो गया, सीधा बनाना पड़ेगा, ये भी समांतर हो गया। कहेगा भैया तुम भी तो हो, ये बोलेगा तुम भी तो हो, ये बोलेगा तुम भी तो हो, ये बोलेगा तुम भी तो हो। सब के सब बेचारे मुख्य सब। जैसे बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं, या बच्चियाँ स्कूल से छूटती हैं, खूब एक ही साथ साइकिल एक सीधा लेकर चलती हैं सब, जैसे लगता है कि रोड सब उन्हीं का है और किसी का नहीं। ठीक है, तो अब सब देखो साइकिल जा रहा है, सब समांतर जा रहा है, लेकिन साइकिल तो बड़ा समांतर जा रहा है। लेकिन अगर किसी साइकिल का साइकिल टकरा गया तो ये कई बार पूरा टीम कई जगह बाहर आके गिर जाएगा। तो देखो कैसे ये भी टीम बाहर आने वाला है। ये आएगा टकराएगा तो तुरंत ऐसे जाएगा, फिर ये भी आएगा टकराएगा तो ऐसे जाएगा, फिर आएगा टकराएगा तो फिर ऐसे जाएगा, आएगा टकराएगा तो ऐसे जाएगा, आएगा टकराएगा तो ऐसे जाएगा। क्या बात है, जो भी गया इधर से गया, आज जो भी आया इधर से आया, इधर जाने का, इधर आओ। जैसे कॉलेज जब क्लास चलते हैं, खतरा घंटी लगता है, क्या काम घंटी लगता है, एक ऐसे वहाँ पर बाहुबल्य क्षेत्र होगा जहाँ पर लड़कों का संख्या ज़्यादा जुटता होगा, और कहीं जगह नहीं होगा। एक ऐसा कोना तरह जरूर होगा कि ज़्यादा लड़के वहीं जाके रुकते होंगे, और कोई जगह नहीं होगा। तो जानते हो क्या, वहीं पर पुलिस साहब क्या करते, कैमरा लगा देते हैं। इसलिए कैमरा लगा देंगे कि इसको फोकस करते रहे कैमरा कि क्या क्या कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है, कब मार रहा है, कब डांट रहा है। तो कैमरा लग जाएगा कि तुमको देखने के लिए, क्योंकि तुम किसी और को देख रहे हो तो कैमरा तुमको देखेगा। अब वहाँ भी काम नहीं बनेगा, फिर कहीं और किसी कोने तरह चले जाओगे, वहाँ फोकस हो जाएगा। ये सब तेरा आज देखो यहीं पर फोकस हो गया। आज जब एक ही जगह पर आके गिर गए, एक ही बिंदु पे आके मिल गए, एक कई बार साइकिल जब गिर गया तो गिरने के बाद एक बिंदु मिला, उधर से आते वक्त इसको हम करते हैं। अब इसको इसके मौसम क्या कहोगे, मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण और दर्पण पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु पर आकर गिरती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस करते, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस करते। जाते वक्त नहीं कोई पूछा, आते वक्त सब पूछ रहा है, आते वक्त इधर पूछ रहा है कि भैया सब एक ही पास आके गिरे हुए हैं, तो सबके लड़का देखे हो। तो जाते वक्त तो कोई नहीं बोला कुछ, लेकिन आते वक्त उधर से, अच्छा एक मिनट, आते वक्त तो उधर से हम परावर्तित किरण कहते हैं। आते वक्त क्या कहते हैं, परावर्तित, यानी जो भी परावर्तित किरण था जिस बिंदु पे आके इकट्ठा मिल रही है उसको हम फोकस करते हैं। तो देखो अब ये फिगर ठीक ठाक नहीं बना है,
तभी ये फिगर ठीक ठाक नहीं बना है। और यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, जाने का ही रास्ता है, ये जाने का रास्ता है, जाने दो, जाने का रास्ता है, जाने दो। जैसे गया अवतल दर्पण से टकराया, टकराने के बाद वापस क्यों आ रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, परावर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर से तो मलाई करके पहले से बैठे हो, ऊपर से तो पेंट करके बैठे हो, तो कहाँ उधर जाएगा, वापस तो लौट के आना होगा। जब वापस लौट के आया तो पहले वो इसको इधर से जाना चाहिए, इधर से कहीं से नहीं जा रहा है, नहीं 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 हम तो वहीं जाएंगे। लड़का विद्यालय में गया, विद्यालय में बस्ता रखा, आ गया जहाँ आना चाहिए मुख्य जगह पर, वो बेकार वहाँ आए नहीं रह सकता, एक बार जरूर आएगा, भले डंडा खाए मार खाए, वो मुख्य फोकस के पास जरूर आएगा, कोई जगह ऐसा फोकस होगा। तो जरा देखो इसी को कहते हैं मुख्य फोकस, क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है और तल दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती है, लेकिन अगर संदेह प्राप्त कर दिए कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो चला जाएगा उत्तल दर्पण में। तो डायरेक्टर बोल देंगे आगे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा पॉइंट, आप मुख्य फोकस के बारे में आप जानो मुख्य फोकस। चलिए ठीक है, हम कल की बात में फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब अगला टाइम हो गया है, तो अगर ये वीडियो मैंने डाल दिया उसे डालने वाला तो मैं हूँ, तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, इस बढ़िया बढ़िया वीडियो तो इसी के साथ जो है